का अपना सवाल क्या है यार, आज का अपना सवाल है कि रिकर्जन क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि रिकर्जन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और पता लगेंगे कि रिकर्जन कब लगाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक पेरेंट है, ठीक है, मतलब फैमिली ट्री है तुम्हारा। उसमें क्या है कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, फिर उनके चाइल्ड के दो या तीन चाइल्ड हैं, फिर उनके चाइल्ड के कुछ और चाइल्ड हैं, फिर उनके चाइल्ड के कुछ और चाइल्ड हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तुम्हारा एक फैमिली ट्री है। ठीक है, अब मान लो ये पूछता है, ये चाइल्ड पूछता है कि यार कोई बताओ कि मेरा सिक्स्थ पेरेंट कौन है। सिक्स्थ पेरेंट मतलब ये फर्स्ट पेरेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और इसके ऊपर वाला सिक्स्थ है। ठीक है, तो मेरा सिक्स्थ पेरेंट कौन है। तो यार इसे अपना सिक्स्थ पेरेंट के लिए क्या करता है, ये थोड़ा समझदार है। ये अपने पापा से पूछता है कि पापा तुम बताओ अब तुम्हारा फिफ्थ पेरेंट कौन है। ठीक है, तो उसके पापा अपने पापा से पूछते हैं इससे कि तुम्हारा फोर्थ पेरेंट कौन है। फोर्थ पेरेंट कौन है। ठीक है, फिर ये पूछता है कि आपका थर्ड पेरेंट कौन है। फिर ये पूछता है कि आपका सेकंड पेरेंट कौन है। फिर ये पूछता है कि पापा आप मेरे फर्स्ट पेरेंट हो ना। तो पापा बोलते हैं हाँ मैं तेरा फर्स्ट पेरेंट हूँ। फिर ये आंसर बैक प्रोपोगेट होता है, तो आंसर यहाँ आता है। फिर ये इसको बताता है अपने चाइल्ड को, ये अपने चाइल्ड को बताता है, ये फिर अपने चाइल्ड को बताता है, एंड सो ऑन सो करके ऐसे इसके पास आंसर पहुँच जाता है। ठीक है, कि मेरा सिक्स्थ पेरेंट कौन है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना पड़ा, हमें सिक्स्थ पेरेंट निकालने के लिए, ठीक है, एक बच्चे को अपने पापा से पूछना पड़ा कि उसका फिफ्थ पेरेंट कौन है। ठीक है, फिफ्थ पेरेंट कौन है। तो देखो जो क्वेरी है उसका साइज छोटा हुआ, यहाँ पे से सिक्स्थ पेरेंट चाहिए था, यहाँ पे से फिफ्थ पेरेंट चाहिए, तो जो क्वेरी है उसका साइज छोटा हुआ। ठीक है, और ये जब तक छोटा होता गया जब तक हमें ये ना पता चल गया कि उसका फर्स्ट पेरेंट कौन है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को ये तो पता ही होता है कि उसका पापा कौन है। ये जब तक चलता रहा। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट पेरेंट था उसने अपना रिटर्न कर दिया आंसर, और वो जो आंसर है वो बैक प्रोपोगेट होता गया। ठीक है, तो यार इसे ये होता है रिकर्जन। रिकर्जन बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है, लेट से P1, तो हमें P1 को सॉल्व करने के लिए मान लो दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही हैं, P2 और P3। ठीक है, अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम P1 भी सॉल्व हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, फिर P2 को सॉल्व करने के लिए हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेट से P4 एंड P5। ठीक है, फिर P3 को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम करनी पड़ती हैं P6 और P7। मान लो P7 प्रॉब्लम इतनी छोटी थी कि हमें उसका आंसर पता था। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि P6 का भी हमें आंसर पता था, वो हमने रिटर्न कर दिया। ऐसे हमें P4 P5 भी इतनी छोटी प्रॉब्लम थी कि हमें सॉल्व करनी पता थी और उनका आंसर हमें पता था। तो जैसे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये सॉल्व हो जाएगी, P6 P7 सॉल्व हो गई तो ये सॉल्व हो जाएगी। और क्या हुआ, फिर इन दोनों का सॉल्यूशन हमें पता है तो P1 सॉल्व हो जाएगी। तो देखो रिकर्शन हमेशा जब लगेगा जब क्या हो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े, और जो सब प्रॉब्लम हो वो भी उस प्रॉब्लम की तरह ही हो, बस उसका जो साइज़ है वो मेन प्रॉब्लम से छोटा होता जा रहा है। जैसे जो P2 है, P2 मान लो P2 में जो एरे का साइज़ था वो था 2, है ना। यहाँ पे थी एरे का साइज मान लो 3। मान लो कि P1 प्रॉब्लम थी जिसमें एरे का साइज 3 था, जो P2 थी उसमें एरे का साइज 1 था, जो P4 थी उसमें एरे का साइज 1 था। ठीक है, तो यार हमें इसका आंसर पता था। ठीक है, फिर इनपुट छोटा होता जा रहा है, इनपुट छोटा होता जा रहा है, प्रॉब्लम जो है वो सेम टाइप की है। ठीक है, तो यार हमें हमेशा फील आनी चाहिए कि यहाँ पे रिकर्जन लगेगा। अगर मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े जो उसी की तरह की हो और जिसका जो इनपुट है वो छोटा हो। ठीक है, तो हमें तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, तो रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर किसी प्रॉब्लम का हम ऐसे ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ में ब्रांचिंग बहुत हो रही हो या रिकर्जन ट्री टाइप का बन रहा हो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े, तो मैं हमेशा रिकर्जन का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो मैं हमेशा किसका, रिकर्जन का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है,
अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा और दूर चलते हैं। मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है कि फिबोनाची ऑफ nth टर्म क्या होता है। फिबोनाची ऑफ nth टर्म इस बता देता हूँ। फिबोनाची क्या होती है, पहली टर्म होती है 0 और अगली टर्म होती है 1, ये तो प्री डिफाइंड होती है। फिर नेक्स्ट टर्म होती है प्रीवियस 2 का सम, तो वो आ जाएगी 1। फिर जो अगली नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीवियस 2 का सम, वो आ जाएगी 2। फिर जो नेक्स्ट टर्म होती है अगली टर्म का सम, वो आ जाएगी 3। फिर आ जाएगी 5 और फिर अगली टर्म आ जाएगी 8। ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चलती जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे दो सब प्रॉब्लम में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक होगी मुझे कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, फेब ऑफ n-1, और मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फेब ऑफ n-2। ठीक है, अब n-2 के लिए मुझे n-3 और n-4 चाहिए। ठीक है, और n-1 के लिए मुझे n-2 और n-3 चाहिए। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। और फिर इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, n-2 को, n-3, n-4, n-3 को, और फिर ऐसे चाहिए होगा। तो जब ये घटते घटते ऐसा हो जाएगा कि ये आ जाएगा कि फेब ऑफ 0, और ये आ जाएगा फेब ऑफ 1। तो यार देखो, फेब ऑफ 0 और फेब ऑफ 1 का मुझे आंसर पता है कि जो 0 टर्म है वो तो 0 है क्योंकि प्री डिफाइंड है, और जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। तो मैं और आगे इससे फर्दर रिकर्जन कॉल नहीं करूँगा। ठीक है, इससे आगे मैं फर्दर रिकर्जन कॉल नहीं करूँगा। मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा 0 और यहाँ से रिटर्न कर दूँगा 1। तो इसकी मदद से मुझे फेब ऑफ 2 की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर फेब ऑफ 2 की वैल्यू की मदद से मुझे फेब ऑफ 3 पता चल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यार ये जो मैंने बनाया है इसको कहते हैं रिकर्जन ट्री। ठीक है, तो यार जब भी रिकर्जन ट्री दिख जाएगा मुझे अपने सवाल में, ठीक है, तो मैं हमेशा अपना रिकर्जन लगाऊंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यार ये था रिकर्जन के बारे में। ठीक है, अब इसे थोड़ा और समझते हैं कि इसका एक कोड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लो तुम्हें n फैक्टोरियल निकालना है, तो तुम यार n फैक्टोरियल कैसे निकालते हो। n फैक्टोरियल निकालता हूँ मैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल से। ठीक है, अब n-1 का फैक्टोरियल कैसे कंप्यूट करते हो, n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। और ये जब तक करते रहते हो जब तक तुम्हें किसी फैक्टोरियल की वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मुझे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, वो होती है 1, और 1 फैक्टोरियल की भी पता है, वो होती है 1। तो मैं जब तक करता जाऊँगा जब तक यहाँ पे 0 फैक्टोरियल ना आ जाए, मतलब 1 इंटू 0 फैक्टोरियल ना आ जाए, मैं जब तक करता रहूँगा। जब 0 फैक्टोरियल आ जाएगा तो मैं रिटर्न करवा दूँगा 1, और फिर ये आंसर है वो आगे कॉल होगा। तो वो यहाँ पे जब आंसर आएगा उसमें मैं n-1 का मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उस आंसर को मैं यहाँ भेजूँगा, फिर उसमें n का मल्टीप्लाई करके मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो रिकर्जन को हम एक स्प्रिंग की तरह समझते हैं। ठीक है, कि मतलब पहले मान लो स्प्रिंग जो थी वो कुछ रिलैक्स पोजीशन में थी। फिर तुमने रिकर्सिव कॉल्स हुई, तो जो स्प्रिंग हुई वो थोड़ी सी कंप्रेस हुई, फिर और कंप्रेस हुई, फिर और कंप्रेस होती गई। मान लो इसके बाद वो और फर्दर कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस केस हिट करता है कि प्रॉब्लम इतनी छोटी हो जाती है कि हमें उसका आंसर पता होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका आंसर है वो हम ऊपर वाले फंक्शन को पास करते हैं, फिर इसका आंसर हम ऊपर वाले फंक्शन को पास करते हैं, और फिर इसकी मदद से हम जो हमारी हमें चाहिए था वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो रिकर्जन ऐसे काम करता है। ठीक है, तो रिकर्जन का कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम n फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी का कोड देखते हैं, आसान सा कोड है, लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या रिटर्न करना है, इंटीजर रिटर्न करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर। ठीक है, अब फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, मान लो फन। ठीक है, और इसमें एक पैरामीटर पास करा दी जिसका मुझे वो निकालना है, जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, लेट से n10। ठीक है, अब यार देखो, जब n 0 है तो एक बेस केस लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस होके रुक जाए। ठीक है, तो बेस केस क्या होगा, अगर n 0 होगा, ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 1। ठीक है, एल्स मैं क्या करूँगा,
एल्स मैं क्या करूँगा, एल्स मैं कॉल कर दूंगा n इंटू फन ऑफ n माइनस वन का फन ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो यार देखो, मैंने फन पे भरोसा किया है, मैंने क्या किया है, फन पे भरोसा किया है कि तू मेरे को n फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। रिकर्जन देखो भरोसे का खेल है ना, कि तू मुझे n फैक्टोरियल कंप्यूट करके दे देगा। तो रिकर्जन, तो तुमने रिकर्जन पे भरोसा किया, रिकर्जन ने कहा ठीक है मैं करके दे दूंगा। अब तुमने क्या किया, तुम थे चालाक, ठीक है, तुमने कहा यार जब तुझ पे मैं x के लिए भरोसा कर रहा हूँ कि तू मुझे x का फैक्टोरियल दे देगा, तो तू मुझे x माइनस वन का फैक्टोरियल भी दे देगा। तो कह रहा हाँ मैं दे दूंगा। तो मैं उसमें कुछ नहीं, n का मल्टीप्लाई करके अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब जब n माइनस वन चलेगा तो ये फिर कॉलिंग करेगा n माइनस वन इंटू फन ऑफ n माइनस टू। ठीक है, फन ऑफ n माइनस टू इसको कॉल करेगा, है ना। अब ये फन ऑफ n माइनस वन इस पर भरोसा करेगा। तो यार ऐसे होते होते एक दिन क्या होगा कि फन के अंदर ज़ीरो पास होगी, तो ज़ीरो पास होगी, वो कहेगा बस अब मुझे इससे आगे रिकर्जन फर्दर फंक्शन कॉल की ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, तो रिटर्न कर देगा वन। उसके बाद जो आंसर था वन जो था वो अपने वाले ऊपर वाले फंक्शन को पास करेगा, मतलब पेरेंट फंक्शन को, उसमें वो टू का मल्टीप्लाई कर देगा, फिर वो अपने में भेजेगा, वो थ्री का मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसे ऐसे ऊपर आके n फैक्टोरियल पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर यार तुम्हें कोड पसंद आया हो और समझ में आया हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, इसी रिकर्जन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।